जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, एंशियंट हिस्ट्री के इस सिलेबस में कल हम जो है मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य को देख चुके हैं। आज हम जो है उसके आगे की बातों को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य को हमने इतिहास में देखा और उनके पुत्र अब बिंदुसार के बारे में हम जानकारी लेंगे। और जैसा कि एंशियंट हिस्ट्री का सिलेबस जो है बहुत ही सहजता से धीरे धीरे हमारा पूर्ण होने की ओर अग्रसर है और उसी जोरों शोरों से जो है हमारा पॉलिटी का सब्जेक्ट भी अपने सिलेबस को पूरा कर रहा है। साथियों, जल्द ही धीरे धीरे करके एक एक सब्जेक्ट्स को हम आपके बीच लाते रहेंगे और उतनी ही ऊर्जा उत्साह के साथ हम उसे पूरा करेंगे और करवाएंगे। बस आप सब हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, बने रहिए और अपने सिलेबस को पूरा करते रहिए। अपने हाथों से अपने नोट्स तैयार करिए, उसे रिवीजन करते रहिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए। मैं वादा करता हूं कि जो सिलेबस मैं आपका कवर करवा रहा हूं, यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस तथा यूपीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, सीजीएल के एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यह उतने ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, जितने सिलेबस आपके कवर हो रहे हैं इसमें यूपीएससी और मुख्य रूप से स्टेट पीसीएस के एक एक पॉइंट को जो है देखा गया है। एक एक पॉइंट पर इतनी मेहनत की गई है कि इसके अलावा आपको जो है किसी और जो है शंका और मन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथियों, आप इसी एक सिलेबस में इसी एक चैनल के साथ बस अपने मेहनत को साकार करिए और जो है आप अपने परीक्षा के मेहनत के लिए एक नया और बेहतरीन आयाम प्रदान कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए कुंवर स्टडी के साथ साथियों, और उम्मीद है कल का वीडियो आप देख चुके होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वरना आपको आगे की बातें समझ में आने में दिक्कत जरूर होंगी। तो आइए उसी ऊर्जा उत्साह के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी कक्षा को। साथियों, तो कल हम देख चुके थे चंद्रगुप्त मौर्य को, आज हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का जो सम्राट रहा, उसने बहुत बड़ी एक सत्ता स्थापित कर दी मौर्य वंश की, और उसी को अब आगे बढ़ाएगा उसका पुत्र बिंदुसार। आइए बिंदुसार के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। बिंदुसार या अमित्रघाट या सिंहसेन, ये तीनों बिंदुसार के ही नाम है। साथियों, बिंदुसार, अमित्रघाट और सिंहसेन, ये तीन एक ही व्यक्ति के नाम हैं। बिंदुसार 298 बीसी से 273 बीसी तक जो है मगध साम्राज्य का शासक रहा। यह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। दुर्धरा को इतिहास में माना जाता है कि यह घनानंद, जिससे नंद वंश के राजा घनानंद, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता छीनी थी, उसी की पुत्री दुर्धरा थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था। इसके मस्तक पर बिंदु था, इसके लिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। यानी जब यह पैदा हुआ तो इसके जो मस्तक यानी सर था, उस पर जो है बिंदु डॉट पड़े हुए थे। माना जाता है कि जब यह गर्भ में था तो इसकी माता दुर्धरा को किसी ने जहर दे दिया था, और उसी जहर का साइड इफेक्ट था कि बिंदुसार जो था इसके चेहरे पर बिंदु बिंदु जो है डॉट्स पड़ गए थे, काले धब्बे पड़ गए थे, इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा गया। इसका सिजेरियन तकनीकी से जन्म हुआ था, यानी उस वक्त जो है ऑपरेशन करके इनका जन्म कराया गया था। यूनानी ग्रंथ इसे अमित्रेफेडीज कहता है। यूनान के ग्रंथ इसे अमित्रेफेडीज नाम बताते हैं। राजावली कथा में इसे सिंहसेन बताया गया है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, कहाँ क्या नाम इसका उजागर है, पूछता रहता है यूपीएससी पीटी में। साथियों, उसके बाद बात करते हैं तक्षशिला का विद्रोह। तो तक्षशिला मौर्य के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी। तक्षशिला के ही जो पंडित थे कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को वहीं 8 वर्ष तक शिक्षा दीक्षा देकर राजा बनाया था, यह याद रखिएगा। तक्षशिला मौर्यों के उत्तरापथ प्रांत की राजधानी थी। यहीं पर 2 बार बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह उठा। पहली बार वहाँ की जनता ने व दूसरी बार यहाँ के अमात्यों यानी मंत्रियों ने विद्रोह किया। उस वक्त वहाँ का गवर्नर सुसीम था। अंत में उज्जैन के गवर्नर अशोक को बिंदुसार ने इस विद्रोह को समाप्त करने भेजा और अशोक ने इसे समाप्त कर दिया। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र भी था तथा जो है उस वक्त उज्जैन का गवर्नर भी था अशोक।
और जब वहाँ पर जो है तक्षशिला के पास अधिक विद्रोह बढ़ रहा था, किसी के बस की नहीं थी, तो अशोक को जो है बिंदुसार ने वहाँ का सेनापति बनाकर विद्रोह रोकने के लिए भेजा और अशोक ने जो है वहाँ का विद्रोह समाप्त कर दिया। उसके बाद अब हम बात करते हैं बिंदुसार के विदेशिक संबंधों के बारे में। तो व्यापक रूप से विदेशी संबंध बनाने वाला यह प्रथम भारतीय शासक था। इसके दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा था। यानी कि बिंदुसार के दरबार में सीरिया के जो शासक थे एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत को जो है इसके दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने पत्र से एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी। यानी बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस को एक पत्र लिखा जिसमें 3 चीज़ें जो है अपने लिए मंगवाई थी। अंगूर की मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। एक दार्शनिक विज्ञानी व्यक्ति को मांगा था और अंगूर की जो है मदिरा यानी शराब को मांगा था और अंजीर नामक फल को जो है मंगवाया था। आगे बात करते हैं तो मिस्र के शासक टालमी सेकंड फिडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। यानी जो मिस्र के शासक हमें देखने को मिलते हैं, मिस्र जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो मिस्र के शासक टालमी सेकंड फिडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत को जो है इसके दरबार में भेजा था। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है कि किस राजदूत को जो है बिंदुसार के दरबार में फिडेल्फस ने भेजा था। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं बिंदुसार की अन्य बातों के बारे में। तो प्रारंभ में इसका प्रधानमंत्री कौटिल्य था, बाद में खल्लाटक इसका प्रधानमंत्री बना था। यानी कौटिल्य जो चाणक्य था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का भी प्रधानमंत्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात वह बिंदुसार का भी प्रधानमंत्री रहा। बाद में खल्लाटक जो है नामक व्यक्ति इसका प्रधानमंत्री बन गया। इसने एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया था जिसमें 500 सदस्य थे। यानी कि बिंदुसार ने एक ऐसा मंत्रिपरिषद निर्मित किया जिसमें 500 सदस्य यानी 500 मंत्री थे। इसके दरबार में पिंगलवत्स नामक जो है सजीवक रहता था और बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। यानी कि 16 पत्नियां और 101 पुत्र बिंदुसार के थे। सुमन सबसे बड़ा व अशोक दूसरा पुत्र था। यानी कि बिंदुसार के 101 लड़कों में सबसे बड़ा पुत्र जो था वह सुमन और सबसे छोटा अशोक था। यानी दूसरा नंबर का जो पुत्र था वह अशोक था। और बिंदुसार के बारे में बहुत जानकारी है नहीं, इनका इतिहास बहुत विस्तृत और बहुत खास रहा नहीं। इन्होंने बस शासन को बचाए रखा, इतना ही इनके लिए महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है इतिहास में नाम अशोक सम्राट का। अशोक जो कि बिंदुसार का पुत्र यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था, इसने जो है 273 बीसी यानी ईसा पूर्व से 236 बीसी ईसा पूर्व तक जो है शासन किया। बहुत लंबा शासनकाल इनका इतिहास में देखने को मिलता है। इनके जो है अन्य नामों की बात करें अगर, तो अशोकवर्धन नाम इनका विष्णु पुराण में देखने को मिलता है। बुद्ध शाक्य नाम इनका मास्की अभिलेख में देखने को मिलता है। देवानाम प्रियदर्शी जो कि अशोक का नाम है, यह भी भाप्र वैराट अभिलेख में व रुम्मिन के भिन्नार लेख में और कंधार अभिलेख व महावंश में देखने को देवानाम प्रियदर्शी नाम देखने को मिलता है। उसके बाद प्रियदर्शी राजा, यह नाम हमें बराबर गुहालेख से देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं अशोक नाम जो है, अशोक नाम इनका यास्की और गुर्जरा व नतुर और उलेगाडुम नामक अभिलेखों में देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा कि कहाँ से कौन सा नाम देखने को हमें मिलता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। आगे अब हम बात करते हैं तो अशोक के माता की अगर हम बात करें तो इनकी माता शुभदांगी थी, जो कि चंपा के ब्राह्मण पुत्री थी, चंपा क्षेत्र की ब्राह्मण की पुत्री थी। पिता की बात करें तो पिता बिंदुसार थे इनकी पत्नियों की बात करते हैं तो 3 प्रमुख पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी का नाम आता है महादेवी। महादेवी से इनके महेंद्र व संघमित्रा
नामक एक पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ था। दूसरी पत्नी थी इनकी पद्मावती। पद्मावती जो है कुणाल की माँ थी, यानी अशोक के पुत्र कुणाल पद्मावती से हुए थे। उसके बाद कारुवाकी जो कि तीवर की माँ थी। इनके मुख्य पुत्र पुत्रियों की अगर हम बात करते हैं तो इनके पुत्र थे तीवर, कुणाल, महेंद्र, जालौल। पुत्रियों में संघमित्रा और चारुमती का नाम देखने को प्रमुख मिलता है। इनके राज्याभिषेक 269 बीसी में हुआ था। 273 बीसी से जो है अशोक गद्दी पर बैठ गए थे, किंतु इनका राज्याभिषेक 269 बीसी में देखने को 4 वर्षों पश्चात मिलता है। सिंघली अनुश्रुति के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। अशोक दूसरे नंबर का पुत्र था। 101 पुत्रों में 101 भाइयों में इसने जो है अपने 99 भाइयों की हत्या की, और इसीलिए जो है 273 में बिंदुसार की मृत्यु उपरांत 269 में यानी 4 वर्षों पश्चात जाकर अशोक का राज्याभिषेक हो पाया, 99 भाइयों की मृत्यु करने के पश्चात। आगे साथियों हम बात करते हैं अशोक के बारे में। तो इसके प्रधानमंत्री का नाम था राधागुप्त। इनके बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त से प्राप्त की थी। इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसकी शिक्षा उन्हें उपगुप्त ने जो है प्रदान की थी। कलिंग युद्ध जो है इनका प्रमुख युद्ध रहा है, जो कि 261 बीसी में हुआ था। इस चीज़ों को याद रखिएगा कि किन्होंने इन्हें शिक्षा प्रदान की थी। इनके प्रधानमंत्री आदि का नाम पूछा जाता है। इसने श्रीनगर यानी कश्मीर, देवपत्तन नेपाल नगर बसाया था तथा राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। यानी साथियों कश्मीर जो हमें क्षेत्र देखने को मिलता है उसमें श्रीनगर जो क्षेत्र है, श्रीनगर को जो है इसी अशोक ने उस वक्त बसाया था, और देवपत्तन नगर जो नेपाल में पड़ता है इसको भी अशोक ने उस वक्त बसाया था। तो याद रखिएगा साथियों। और कौन से वर्ष में जो है किन तीर्थों की यात्रा की थी इसको भी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। इनके राज्याभिषेक की बात करते हैं। अशोक 273 बीसी में राजगद्दी पर बैठा, लेकिन इसने अपना राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 बीसी में किया। महावंश में वर्णित है कि इसने अपनी विमाताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। विमाता अर्थात अन्य माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या करने के पश्चात गद्दी पर बैठा था। अब अशोक के जीवन काल के सबसे बड़े युद्ध की बात करते हैं, कलिंग विजय की, जो कि 261 बीसी में हमें देखने को मिलती है। अशोक ने राज्याभिषेक के 90वें वर्ष कलिंग विजय की थी। कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में है। कलिंग विजय का मुख्य कारण व्यापार और सुरक्षा था, किंतु इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। कलिंग विजय के बाद रक्तपात देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वह भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष बन गया, यानी कि जो है युद्ध प्रणाली को छोड़ के अब ज्ञान की ओर बढ़ गया, और 256 रातें धम्म यात्रा में व्यतीत की थी इन्होंने। यानी कलिंग विजय जब अशोक ने किया, युद्ध तो जीत लिया था, किंतु जब इन्होंने रण क्षेत्र को बाद में देखा शांति के पश्चात, तो वहाँ पर निदार लहू को देखकर 1 लाख लोगों की मृत्यु देखकर और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। बहुत बड़ी जनसंख्या होती है साथियों। जब अशोक ने ऐसे महापात को देखा तो उनके हृदय में एक ऐसा विचलन प्रतीत हुआ कि उसके पश्चात उन्होंने युद्ध की भाषा छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया, अर्थात जो है ज्ञान की ओर वो बढ़ने लगे। अब बात करते हैं अशोक के धम्म की साथियों। तो अशोक ने जो है उस युद्ध के पश्चात जब उनका हृदय परिवर्तित हुआ तो उन्होंने अनेक धर्मों के अच्छे अच्छे बातों को एक अलग रूप में संकलित किया, और उसी संकलन को जो है धम्म कहा गया। यानी कि उस वक्त के प्रचलित जो इतने भी समुदाय थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन धर्म, शैव धर्म आदि सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को संकलित करके धम्म नामक एक अपना घोष चलाया। अशोक के धम्म की बात करते हैं अगर साथियों, तो धम्म प्राकृत भाषा का शब्द है। संस्कृत में धर्म को ही धम्म का प्राकृतिक रूपांतरण कहा गया। यूनानी लेखों में
धम्म को न्याय की सत्यता कहा गया है। अशोक धम्म के कारण ही विश्व के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। धम्म क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो यह अशोक के द्वितीय स्तंभ लेख में बताया गया है। कई सारे अशोक ने स्तंभ लेख जो है यानी कि पत्थरों के शिलालेख, स्तंभ लेख, पत्थरों के स्तंभ और शिला जो है तैयार करवाए और उस पर इन्होंने ज्ञान को जो है अपने धम्म आदि को लिखकर प्रचारित किया। इसमें अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है, यानी द्वितीय स्तंभ लेख में अशोक ने बताया है कि धम्म क्या है। तो इसमें अशोक स्वयं से प्रश्न पूछता है कियुम च धम्मे, अर्थात धम्म क्या है, और स्वयं इसका उत्तर देता है कि धम्म है उपासिनावे बहुकयाने दयादाने सचे सोचये यादवे साधवे च, यानी अर्थात पाप से दूर रहना, बहुकयाने यानी कल्याण करना, दया दाने यानी दया करना, दान देना, सचे सोचये यानी सत्यता और पवित्रता, यादवे साधवे च और मृदुता एवं साधुता ही धम्म है। यानी अशोक को जो है, अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है कि पाप से दूर रहना, कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्र रहना और मृदुता एवं साधुता ही धम्म है। तो धम्म को जो है इस भांति अशोक ने परिभाषित किया। धम्म के स्वरूप की बात करते हैं तो फ्लीट महोदय ने जो है धम्म को बताया राजधर्म अर्थात राजा का धर्म। धम्म को जो है फ्लीट महोदय ने राजधर्म के रूप में परिभाषित किया है। राधा मुकुंद मुखर्जी की बात करें तो सभी धर्मों की साझी संपत्ति इन्होंने बताया है धम्म को। रोमिला थामर, अगर इनकी हम बात करते हैं, सब इतिहासकार हैं साथियों, इस वक्त के भारत के, आधुनिक भारत के प्रमुख इतिहासकार रहे हैं। इन्होंने अपने अपने अनुसार धम्म को परिभाषित किया है। रोमिला थापर की बात करें तो धम्म अशोक की निजी कल्पना थी, इसको उसने प्रशासनिक हितों को ध्यान में रख कर बनाया था, यह रोमिला थापर द्वारा बताया गया है। नीलकंठ शास्त्री की बात करें तो ऋतिक व्यवहार संहिता इन्होंने बताया। डी.आर. भंडारकर जो है उपासक बौद्ध धर्म का उसे बताते हैं। आगे बात करते हैं साथियों अशोक का धर्म परिवर्तन के बारे में। तो प्रारंभ में अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। राज तरंगिणी जो है कल्हड़ ने जो लिखी थी, इससे हमें यह जानकारी मिलती है। वह भाई सुमन के पुत्र निग्रोध मोगली पुत्र तिस्य से प्रभावित होकर उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। यास्कीय अभिलेख में अशोक ने खुद को बौद्ध धर्म का उपासक बताया था। भप्रू वैराट में अशोक ने कहा है कि जो कुछ भगवान बुद्ध कहते हैं सब सही है, अर्थात यह पहले शैव धर्म का मतावलंबी था, किंतु बाद में जो है यह बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उसी से जो है उसके पश्चात धम्म की यात्रा इसने प्रारंभ की और प्रचार प्रसार धम्म के बारे में किया। तो साथियों आज के क्लास हम इसी पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं हम नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ, नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। साथियों कल हम जिसे जो है अशोक के आदि शिलालेख और जो है स्तंभ लेख आदि की जानकारी प्राप्त करेंगे और प्राचीन भारतीय इतिहास की उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों यूपीएससी स्टेट पीसीएस आदि के लिए यह मुफ्त बैच जो हमारे बीच चल रहा है, यह मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब इसका लाभ अवश्य उठा रहे होंगे और उठाना भी चाहिए, क्योंकि साथियों इस पर मैंने बहुत मेहनत की है और एक एक टॉपिक पर मैं वादा करता हूं कि इससे आपको क्वेश्चन हर वर्ष देखने को मिलता है और इसके बाहर बहुत ही कम चांस है क्वेश्चन आने का, क्योंकि सिलेबस मैंने जिस प्रकार पूरा किया है कुछ खास इस सिलेबस में उसके अलावा बचता ही नहीं है साथियों। तो इसलिए बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, लगे रहिए देश हित में। जय हिंद साथियों, जय भारत।